Friends, welcome to lecture number 17 on chapter rotational dynamics. In this lecture, we will see the rolling motion. So, in rolling motion, we have 2 points. One is the when object rolls over flat horizontal surface, and second is the when object rolls over the inclined surface. Okay, so let us start the point number 1, flat horizontal surface. So, यहाँ पे रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है? रोलिंग मोशन मतलब होता है कि इफ दिस इज द फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, यू कैन टेक ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्फीयर ले सकते, सिलेंडर ले सकते, कोई भी व्हील मतलब रिंग ले सकते. इन तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट लिया तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? रोल होगा. रोल होगा मतलब क्या होगा? वी हैव टू मोशन. आई एम राइटिंग हियर वन मोशन इज द ट्रांसलेशनल मोशन. आपको ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या होता है और सेकेंड मोशन इज द रोटेशनल मोशन. वी हैव सीन these two concepts in the same chapter in some of the previous videos. Okay, so यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या होता है? जो भी कोई बॉडी है उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक जगह से दूसरी जगह तक मूव होता है. ओके, सो ट्रांसफर of center of mass from one place to another place is the translational motion, whereas rotational motion means what? As we know, when all the particle of the body produces circular motion along the same common point, so the line joining to same common point is the axis of rotation. हमें पता है rotational motion क्या होती है. ओके, तो यहाँ पे रोलिंग मोशन मतलब क्या होता है? अगर इस फील्ड को हम अज्यूम करेंगे तो हमें पता है कि दिस इज द सेंटर ऑफ मास और ये व्हील ऐसा रोल होते होते वन प्लेस टू अनदर प्लेस यहाँ पे आता है. तो यहाँ पे हम इनिशियल पोजीशन अज्यूम करेंगे और ये होगी फाइनल पोजीशन. ओके, तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉडी रोटेट होते होते उसका सेंटर ऑफ मास वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव हो रहा है. तो उसका मतलब वी कैन सी रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन. क्योंकि बॉडी क्या हो रही है? उसका सेंटर ऑफ मास एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसलेट हो रहा है. उसका मतलब यहाँ पे तो ट्रांसलेशनल मोशन है. और यहाँ पे रोटेशनल मोशन है क्या? यस, द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस सेंटर. So there is a rotational motion as well as translational motion. So combination of translational and rotational motion is called rolling motion. तो यहाँ पे इस रोलिंग मोशन में उस ऑब्जेक्ट में टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? We have to derive expression for this. Okay, so we will derive expression. So let us start the expression. और एक बात तो क्लियर है, इसको अगर रोटेट करना है और उसको अगर ट्रांसलेट करना है मतलब उसको रोल करना है तो इस डायरेक्शन से पहले उसको कुछ तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ तो उसको पुश करना पड़ेगा. और दूसरी बात ये जरूर है, देयर शुड बी सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द गिवन बॉडी एंड दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस. अगर इन दोनों के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर ये जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही स्मूथ होगा, तो यहाँ पे रोलिंग मोशन प्रोड्यूस होने की जगह पे डायरेक्टली क्या हो सकती है? यहाँ पे स्किडिंग हो सकता है. यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसके ऊपर स्लिप हो सकता है. सो देयर विल बी ओनली ट्रांसलेशनल मोशन. और सफिशिएंट फ्रिक्शन न होने की वजह से शुरुआती में हमें पता है, शुरुआती में अगर हम इस ऑब्जेक्ट को जोर से यहाँ से पुश करते हैं तो इनिशियली यहाँ पे थोड़ा क्या होता है? थोड़ा स्लाइड होता है. उसका मतलब थोड़ी स्लाइडिंग मोशन भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है. बट हियर वी विल अज्यूम द प्योरली रोलिंग मोशन. वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्योरली रोलिंग मोशन. मगर प्रैक्टिकली बहुत जगह पे ऐसा होता है कि शुरुआती में वो स्लाइड करता है और उसके बाद में रोलिंग मोशन स्टार्ट करता है. सो टू गेट कंप्लीट प्योरली रोटेशनल मोशन देयर शुड बी सफिशिएंट फ्रिक्शन. सो रिमेंबर दिस. नाउ सो सपोज हम अज्यूम करेंगे कि द गिवन ऑब्जेक्ट मूव्स विद सम वेलोसिटी v बार. ओके, सो द रेडियस ऑफ इट इज r. इसकी रेडियस हम r अज्यूम करेंगे. तो यहाँ पे we have two type of motions. One is the translational motion, that means linear motion. Second is the rotational motion. So we can say the kinetic energy of rolling body.
रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी देयर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस देयर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। यहाँ पे भी रोटेट भी हो रहा है और ट्रांसलेट भी हो रहा है, तो दोनों काइनेटिक एनर्जी की हम एडिशन करेंगे, सो वी विल गेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द रोलिंग मोशन। सो हमें पता है ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, m इज द मास। यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ द डेरिवेशन यू शुड राइट लेट m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, r इज द रेडियस, हमें पहले अज्यूम करना पड़ेगा। सो राइट काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रांसलेशनल मोशन की हाफ mv स्क्वायर, v is the velocity, we have assumed velocity is common from initial point to start point, end point, sorry. Okay, so kinetic energy of rotational motion in the I think in second lecture or third lecture we have seen the expression of kinetic energy in the rotational motion. You may watch that particular video, so you can write half, इसका फॉर्मूला था हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद में डेरिवेशन में भी आएगा, I मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन है। सो I am writing the formula here in terms of radius of gyration. The formula is m k square. K is the radius of gyration and m is the mass. ये फॉर्मूले ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार फिर से देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर एज इट इज प्लस यू कैन सी यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m k स्क्वायर, और k होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, और v ओमेगा इज द angular velocity. We have relation between the linear velocity and angular velocity, so we can write here v equal to r omega, the relation between the linear velocity and angular velocity हमें पता है। तो यहाँ पे instead of omega we can write v upon r। एक बार यहाँ पे लिख लीजिए, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, r मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, सो ओमेगा की वैल्यू v upon r we can put here, omega square is there, so instead of omega square we can write v upon r, so there should be v square upon r square। तो यहाँ पे you can see हाफ mv square is written here, यहाँ पे हाफ है, m है और v square भी है, so we can take half mv square common, so finally we can write half mv square by taking it common, so what left remaining term is यहाँ पे पूरा हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले आए तो यहाँ पे रहेगा 1, और सेकेंड टर्म में हाफ m v स्क्वायर इज टेकन कॉमन, सो व्हाट लेफ्ट k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज देयर ओनली, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो फिनिश, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी व्हेन दैट बॉडी रोल्स विथ वेलोसिटी v ओवर द फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, सो this point is completed. Now I am taking next concept on which road, rolling motion on inclined surface। यहाँ पे surface क्या निकाला है, inclined surface हो रहा है, तो just I am drawing the figure again here। Suppose this is the inclined surface, body, suppose this is the inclined surface, body is here, body is rolling over this inclined surface। Suppose this is the horizontal surface, inclined surface makes an angle of theta and let this be the height। यहाँ पे हम height assume करेंगे, from this point to this point this particle, this object will cover a distance is equal to s, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो डिस्टेंस s कितना कवर करेगा। सो इन द गिवन एक्सप्रेशन वी कैन राइट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा एज वी नो साइन थीटा इज द ऑपोजिट साइड ऑफ हाइपोटेनस, सो ऑपोजिट साइड है h और हाइपोटेनस है s, सो s की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू होगी यहाँ पे वी कैन राइट s यहाँ पे जाएगा और साइन थीटा यहाँ पे आएगा, तो h अपॉन साइन थीटा। तो ये रिलेशन हुआ, अगर हमें h की वैल्यू चाहिए तो s यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, h इक्वल टू s sin थीटा। हम कुछ भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रूल।
सो यहाँ पे दिस इज द रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड सरफेस। तो इंक्लाइंड सरफेस में शुरुआत में उस ऑब्जेक्ट को जस्ट हमें रिलीज करना है। रिलीज करना है मतलब इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u होगी 0। ओके, और हमें कौन सा डेरिवेशन यहाँ पे डिराइव करना है? हमें यहाँ पे आने के बाद दिस मच कवर डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया है? यस, इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो हमें यहाँ पे आफ्टर सम टाइम देयर विल बी सम वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग दिस मच डिस्टेंस। यहाँ पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? व्हाट विल बी देयर फाइनल वेलोसिटी? उसके बाद में एक तो बात क्लियर है, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी भी बनी हुई है, तो उसका मतलब वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ती जा रही है ना, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, उसका मतलब देयर इज एक्सेलरेटेड मोशन। सो वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन आल्सो। यहाँ पे एक और बहुत प्रॉब्लम, जब हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने के बाद में अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे प्रॉब्लम में हम एक्सेलरेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। हम बहुत सारे प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। आफ्टर गेटिंग एक्सेलरेशन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वी कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम। सो वी नीड टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन आल्सो। यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कॉमन होगा। एक्सेलरेशन कितना है? वेलोसिटी कितनी है और ये पूरा टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा? ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? जस्ट आई हैव रिटन हियर s इज इक्वल टू h अपॉन sin थीटा। सो वन पॉइंट इज कंप्लीटेड। सो लेट अस स्टार्ट टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पे बॉडी विल रोल। द डिफरेंस बिटवीन दिस टू आई एम अगेन टेलिंग यू, यहाँ पे इस बॉडी को हमने जोर से पुश कर दिया। पुश करने की वजह से शुरुआती में थोड़े बॉडी को शुरुआती में स्लाइड हो सकती है, मगर सफिशिएंट फ्रिक्शन होने की वजह से बाद में वो रोल करने के बाद में बॉडी विल रोल ओवर द सरफेस। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे शुरुआती में बॉडी को सिर्फ हमने रिलीज किया है, कोई पुश करने की जरूरत नहीं है। वी कैन टेक सिलेंडर, वी कैन टेक एनी रिंग, वी कैन टेक एनी व्हील, वी कैन टेक एनी स्फीयर। इस स्फीयर को, इस बॉल को हमने यहाँ से छोड़ दिया है, सिर्फ रिलीज कर दिया है। तो रिलीज करने की वजह से वो डायरेक्टली रोलिंग मोशन प्रोड्यूस करेगा। रोलिंग मोशन रोल होते होते आएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और एक बार वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है तो उस टाइम वो स्लाइड भी हो सकता है। देयर विल चांसेस ऑफ स्लाइडिंग हियर आफ्टर गेटिंग सम वेलोसिटी। तो टू अवॉइड दिस स्लाइडिंग समझ में आ रहा है ना? उसका मतलब वो सिर्फ स्लाइड करेगा, वो सिर्फ स्किड करेगा। ओके, तो उस स्किडिंग अवॉइड करने के लिए, स्लाइडिंग अवॉइड करने के लिए 2 या 3 बार इस डेरिवेशन में मैं यहाँ पे बताया आपको, देयर शुड बी सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस रोड और दिस इंक्लाइंड सरफेस। फ्रिक्शन की जरूरत है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है v, व्हेन ऑब्जेक्ट रोल्स विद वेलोसिटी v, जस्ट वी हैव डिटरमाइंड डेरिवेशन हियर आल्सो। अगर कौन सा भी ऑब्जेक्ट हो, अगर विद वेलोसिटी v से वो रोल कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया है ना, यहाँ पे क्या है? अगर ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी v रोल हो रहा है, so the kinetic energy in the rolling motion when object rolls with velocity v is this formula. So I am directly writing the formula here. Kinetic energy of rolling body at this position. यहाँ पे velocity continuously change हो रही है, velocity change हो रही है, तो kinetic energy of rolling motion भी यहाँ पे change हो सकती है। तो इसकी वजह से हम वेलोसिटी से हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ले रहे हैं। We will take the kinetic energy at this position. Understood? So directly write the formula here. You can write kinetic energy is equal to half mv square in bracket 1 plus k square upon r square. You may write capital R also. तो यहाँ पे you can see we can apply concept of law of conservation of energy. हमें पता है total energy is always conserved. यहाँ पे तो हमने कुछ इसको पुश नहीं किया था, हमने सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किया है। तो उसका मतलब हमने उस ऑब्जेक्ट को कोई एनर्जी सप्लाई, एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई नहीं की है। तो एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई नहीं किए तो उसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे आके उसको वेलोसिटी कुछ तो मिल रही है, उसका मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिली है? बाय डिक्रीजिंग देयर पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, तभी तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिली ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. व्हेन एनी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी disappear, then exactly same quantity of another form of energy will be appear. So you can write here you can say decrease in potential energy should be equal to increase in kinetic energy. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से डिक्रीज होती है? ड्यू टू डिक्रीज इन हाइट. उसकी हाइट, जिस मच हाइट इज डिक्रीज किया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज दिस mgh. तो पोटेंशियल एनर्जी वर्टिकल हाइट की वजह से होती है. सो यहाँ पे द रिड्यूसिंग हाइट इज h. height h की reduce हुई है, so we should consider height h. So we can write decreasing potential energy is mgh होगा. यहाँ पे increasing kinetic energy, this much kinetic energy is increased. शुरुआत में उसको kinetic energy 0 थी, यहाँ पे आने के बाद kinetic energy कितनी होगी? So write half mv square in bracket 1 plus k square upon r square. जब पहलेदार सब्स्टिट्यूटेड यम कैंसल, और यहाँ पे हमें कौन सा डेरिवेशन डिराइव करना है, हमें वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है. सो v स्क्वायर होगा, पहले ए जो टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके क्या होगी? डिवाइड होगी. सो वी कैन राइट v स्क्वायर इक्वल टू होल दिस टर्म विल बी डिवाइडेड हियर. सो gh अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे ये टर्म डिनोमिनेटर में आएगी 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. ओके, सो वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. सो वी कैन राइट v इज इक्वल टू अंडर रूट gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ब्रैकेट. सो दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पोजीशन आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस s. जितना डिस्टेंस इस हॉरिजॉन्टल रोड पे कवर किया, तो उसको इतनी वेलोसिटी मिलेगी. सो यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन द सेम टाइम. ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. आपको आई हैव कवर्ड दिस टू टॉपिक्स. आफ्टर दिस आई विल कवर द टॉपिक ऑफ एक्सेलरेशन, बट इस बोर्ड पे अभी जगह नहीं है. सो आपको पहले क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और जो भी कोई नोट्स है आपको आपके बुक में एक नोटबुक में लिखना है. सो यहाँ पे एक बार सो नोट डाउन दिस टॉपिक इन योर नोटबुक. सो यहाँ पे मैं नोट करता हूँ, और इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन का टॉपिक है दैट इज रिमेनिंग. सो आई एम डिराइविंग द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन हियर. एक्सेलरेशन. So for uniform accelerated motion we have different formulas. We have Newton's kinematical equation. तो न्यूटन काइनेमेटिकल इक्वेशन हमारे पास 3 है. फर्स्ट न्यूटन काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस kt. सेकेंड इक्वेशन है d स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और थर्ड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ kt स्क्वायर. आपको तीनों इक्वेशन पता हो गए. For uniform accelerated motion, we use Newton's kinematical equation. These are the 3 important equations given by Newton. तो इन तीनों में से यहाँ पे भी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, मतलब मगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी चेंजिंग but their rate is constant. So when rate is constant, that means acceleration constant, we can use this Newton's kinematical equation. So इन तीनों इक्वेशन में से हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? Which equation is better to use to find the expression for acceleration? So you can check. यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है. एक्सेलरेशन तीनों टर्म में, यहाँ पे इस कंप्लीट प्रॉब्लम में हमें यू कैन सी हियर, इस कंप्लीट प्रॉब्लम में टाइम कहाँ पे भी मेंशन नहीं किया है. तो इन तीनों एक्सप्रेशन में से टाइम जहाँ पे इंक्लूडेड, वो डेरिवेशन वो एक्सप्रेशन हम नहीं लेंगे. सो वी कैन स्टार्ट विद दिस एक्सप्रेशन बिकॉज टाइम टर्म इज एब्सेंट हियर. सो वी कैन राइट बाय व्हिच मोशन, बाय न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन. काइनेमेटिकल इक्वेशन we may write v square equal to u square plus
2AS। तो लिखो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड की है, v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमें मिली थी। u स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वो हैड रिलीज्ड दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेस्ट ना, सो देयर इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। हमने इस ऑब्जेक्ट को जब रिलीज किया था, उसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है। यस की वैल्यू कितनी है, यस कितना है, यहाँ पे मैंने लिखा है यस की वैल्यू ये चापन साइन थीटा। सो पुट ऑल दैट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। v स्क्वायर की वैल्यू होगी, v स्क्वायर इज दिस gh अपॉन व्हाट इज दिस देयर 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इज सब्स्टिट्यूटेड हियर, u स्क्वायर की वैल्यू होगी 0 प्लस 2 इज देयर, एक्सेलरेशन इज टू फाइंड आउट एंड यस मतलब डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस की वैल्यू है h अपॉन sin theta। so we want to find relation for a, so take all that terms to other side, so finally we can directly write a की वैल्यू होगी यहाँ पे, you can check sin theta यहाँ पे डिवाइडेड वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, so there will be gh sin theta और यहाँ पे 2ah जो तीन टर्म है 2ah न्यूमरेटर में वहां पे जाने के बाद डिनोमिनेटर में जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं we want to find acceleration, so write a as it is। इस जगह पे देखो सिर्फ 2h यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है वहां पे जाके डिनोमिनेटर में जाएगा। और यू कैन चेक आल्सो, यहाँ पे एक बात कॉमन है, 0 तो अभी कैंसिल ही होगा। आपको अगर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो पहले मैं 0 नोट करता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड। gh अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 2a h अपॉन sin थीटा, और उसके बाद में हम लिखेंगे, यू कैन सी ये गेट्स कैंसिल, ये तो कैंसिल हुआ, तो हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, sin थीटा डिवाइड है वहां पे मल्टीप्लाई होगा, सो g sin थीटा होगा और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, so 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। सो जस्ट एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। सॉरी फ्रेंड्स, आई हैव ऑब्जर्व वन मिस्टेक हियर। यहाँ पे इस डेरिवेशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 था, a 2 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सो देयर इज अ वन करेक्शन, यू कैन सी हियर। यहाँ पे gh a2 यहाँ पे डिवाइड है वहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा था मैंने, सो 2 वाज लेफ्ट है, यहाँ पे 2 रह जाएगा। सो करेक्ट दिस अगेन, यहाँ पे आप करेक्शन कीजिए। सो यहाँ पे 2gh होगा, 2gh होगा मतलब कहाँ पे करेक्शन होगी, यहाँ पे 2gh, यहाँ पे 2gh। तो यू कैन कैंसिल दिस 2 इस 2 को भी 2 कैंसिल हो सकता है। सो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे देयर विल बी नो 2 इन द डिनोमिनेटर, सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। ओके, सो दिस पॉइंट इज ओवर। और उसके बाद में हम उसमें कुछ तो केसेस देखेंगे। सो केस नंबर 1 में यहाँ पे लिखता हूँ, सोचो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट रोल होके आ रहा था। रोल होता है उसका मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। अगर हम ये सोचते कि देयर इज नो सफिशिएंट फ्रिक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से स्लाइड होता है तो उस केस में व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर वो स्लाइड होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे देखिए, अगर सिर्फ यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन है तो क्या होगा, स्लाइडिंग होगी, और स्लाइडिंग ओनली। अगर हम यहाँ पे सिर्फ स्लाइडिंग ऐसे अज्यूम करेंगे, अगेन यू कैन से हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया था, टोटल डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, टोटल इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh और काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, हाफ mg स्क्वायर, बिकॉज वी शुड कंसीडर लीनियर मोशन ओनली। हम सिर्फ यहाँ पे लीनियर मोशन ही अज्यूम करेंगे, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहा है ये अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे m को m कैंसिल होगा, तो इस टाइम वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा, v स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, 2 यहाँ पे जाएगा 2gh, सो v का फॉर्मूला आएगा √2gh। You can see what was the formula of velocity here. रोलिंग मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी का फॉर्मूला था √2gh।
So denominator, this factor is important. You can see स्लाइडिंग मोशन है, स्लाइडिंग मोशन का कन्वर्जन अगर रोलिंग मोशन में होता है तो एक्स्ट्रा ए फैक्टर आ रहा है. सो दिस फैक्टर इज इंपॉर्टेंट. सो अगेन लेट अस ट्राई टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन फॉर स्लाइडिंग मोशन. स्लाइडिंग मोशन के लिए अगर हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, न्यूटन काइनेमेटिक इक्वेशन का ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. हमारे पास हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, v स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की थी, इसके लिए v स्क्वायर की वैल्यू a थी. अभी इस टॉपिक के लिए v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2gh, u की वैल्यू तो 0 है तो 0 में लिखता है, ठीक है कोई बात नहीं. 2a और s की वैल्यू क्या होगी, s तो स्लाइडिंग भी हो रहा है तो s की वैल्यू यही रिलेशन होगा. s की जगह पे हम h अपॉन sin थीटा लिखेंगे, h अपॉन sin थीटा. और यहाँ पे जो 0 है हम 0 कट ही करेंगे तो यहाँ पे यू कैन सी 2 कैंसल, h कैंसल. सो व्हाट इज द a, यू कैन राइट sin थीटा इज डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाइड, देयर इज अ g sin थीटा. अगेन यू कैन चेक, you can observe the equation of velocity as well as acceleration. You can compare these two equations with the equations in rolling motion. यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है अंडर 2gh और यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है अंडर 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन रोलिंग मोशन में a है और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन स्लाइडिंग मतलब क्या, ट्रांसलेशनल मोशन में है. अगेन यू कैन चेक g sin थीटा है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. सो यू कैन सी दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर. ये इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बन चुका है. तो रोलिंग मोशन में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आप याद रखिए. जो भी अपना स्लाइडिंग मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन होती है उसको अगर हम 1 प्लस दिस फैक्टर से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द एक्सप्रेशन इन रोलिंग मोशन. सो 2 or 3 cases are also left here. So again I am stopping here. इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके नोटबुक में एक पूरा का पूरा टॉपिक नोट डाउन कर सकते हैं. और मैं आपको एक एग्जांपल अभी देने वाला हूँ, स्फीयर का एग्जांपल देने वाला हूँ और उसके केस में अभी कंप्लीट करने वाला हूँ इस रोलिंग मोशन. सो यहाँ पे अभी मैं रफ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आई विल राइट द केस. नाउ वी आर गोइंग टू सी द केसेस इन केस ऑफ स्फीयर. अगर स्फीयर रोटेट होता है अबाउट एन एक्सिस अबाउट देयर डायमीटर तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर पता होना चाहिए. एट द एंड ऑफ द बुक, एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑल दिस फॉर्मूलाज आर गिवन देयर. यू कैन सी दैट फॉर्मूला. तो उसमें से एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्फीयर का 2 अपॉन m r स्क्वायर. तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है. तो उसके साथ ही और एक हमारे पास फॉर्मूला है, आई रोट समथिंग m के स्क्वायर. के मतलब क्या होता है, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. सो रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं. सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज इन केस ऑफ व्हिच, इन केस ऑफ स्फीयर. सो यू कैन सी हियर, हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो m को m क्या होगा, कैंसिल होगा. सो यू कैन राइट m को m अगर कैंसिल होगा तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितना होगा, ये r स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होगा. सो यू विल गेट 2 अपॉन 2. ओके, तो यहाँ पे जस्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए था, तो इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की टर्म 2 अपॉन 5 यहाँ पे हम पुट करेंगे. तो यहाँ पे और एक एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे प्रूव करना है. हमें क्या करनी है, अभी इस केस में हमें क्या करना है, जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, अभी यहाँ पे तो क्या हो रहा है, वो जो स्फीयर है रोलिंग मोशन प्रोड्यूस कर रहा है. रोलिंग मोशन मतलब क्या होता है, इट इज द रोलिंग मोशन मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. तो रोलिंग मोशन में रोलिंग काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी उस रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में उसमें कुछ तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होगी और रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन की वजह से होगी. तो यहाँ पे हमें देखना है कि उस अगर यहाँ पे हम स्फीयर अज्यूम करेंगे तो स्फीयर में जितनी टोटल रोलिंग मोशन, जितनी टोटल
रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होगी, उस रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितनी परसेंट होगा और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितनी परसेंट होगा, उनका रेशियो कितना होगा, हमें यहाँ पे अभी देखना है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? वी नो हाफ एम स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास हाफ एम स्क्वायर है व्हेन ट्रांसलेशनल मोशन। रोलिंग मोशन में हमारे पास फॉर्मूला था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हमने देखा था आई के जगह पे हमने एम के स्क्वायर पुट किया था और ओमेगा की वैल्यू v अपॉन r पुट की थी, v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये इसी डेरिवेशन में हमने कंप्लीट किया है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू होती है m के स्क्वायर, हाफ एज इट इज लिखा है, और ओमेगा की वैल्यू होती है v अपॉन r। सो रीराइट इट, यहाँ पे ठीक से लिखिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाफ है, तो मैंने हाफ लिखा है। यहाँ पे m भी है, यहाँ पे v स्क्वायर भी है, और यहाँ पे k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर भी है। तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर s, ये भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और उसके बाद में रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, मतलब इन दोनों की एडिशन होती है ना, इन दोनों की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन दो काइनेटिक एनर्जी की अगर हमने एडिशन कर दी तो हमें टोटल रोलिंग एनर्जी, टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो इन दोनों की एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा हाफ एम स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसी डेरिवेशन के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, रोलिंग बॉडी के डेरिवेशन हमने देखा था। ओके, सो हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, हमें यहाँ पे तीनों का रेशियो लेना है। रेशियो लेना है तो हम कॉमन टर्म से इन तीनों टर्म को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन चेक half m square, half m square, half m square is common, so we can divide by half m square। तो half m square से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, half m square कैंसिल, half m square कैंसिल, half m square कैंसिल। तो यहाँ पे आएगा k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। हम एक इसके बारे में सोच रहे हैं, we are thinking about, we are talking about sphere। So what is the relation for the sphere? Sphere के लिए यहाँ पे इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है ना, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू 2 अपॉन 5 है। तो for the sphere you can put this value, so we can write 1 s2, what is there, 2 upon 5 s2, 1 plus k square upon r square is 2 upon 5। Again you can write 1 s2, 2 upon 5 s2। यहाँ पे अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बेस सेम किया, तो क्या होगा, 5 प्लस 2 यहाँ पे आएगा 7 अपॉन 5। सो दिस इज द रेशियो। यहाँ पे रेशियो हमें ठीक से अगर करना है तो हमें रेशियो में कौन से भी टर्म से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कौन से भी टर्म से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस 5 को अगर हमें कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, तीनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉमनली टू गेट द सेम रेशियो। सो मल्टीप्लाई, सो यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 into 5 होगा 5 s2। यहाँ को अगर इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 तो कट होने वाला है, तो यहाँ क्या आएगा 2। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 कट होगा 7। तो यहाँ पे रेशियो मिल गया हमें इसके लिए, स्फीयर के लिए। वी गॉट द रेशियो इन बिटवीन देयर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। इट इज क्लियर दैट इन दोनों की, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, इन दोनों की अगर हमने एडिशन कर दी तो हमें रोलिंग मोशन काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। यू कैन सी 5 plus 2 is equal to 7। So this is the total energy, the ratio for the translational, rotational and rolling kinetic energies 5:2 to 7। Okay, so we got this ratio for which we got this ratio for sphere। और एक कौन सा स्फीयर है, ये स्फीयर है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर आपको समझ में आता है ना, सॉलिड स्फीयर मतलब वो कंप्लीटली इनसाइड में उसका मास होता है। अगर इसी डेरिवेशन को अगर हम थोड़ा चेंज करेंगे, जो अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन दिया है हॉलो स्फीयर के लिए। अगर हम हॉलो स्फीयर के बारे में बात करेंगे तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है। सो आई एम अगेन चेंजिंग द इक्वेशन। तो हॉलो स्फीयर का
जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर होता है वो होता है 2/3। ओके, सो यहाँ पे यू कैन चेक हियर, यहाँ पे क्या होगा अगर हम यहाँ पे कौन सा, अगर हम सॉलिड स्फीयर लेते हैं तो सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला है 2/5 है। अगर हॉलो स्फीयर लेंगे तो हॉलो स्फीयर के लिए फॉर्मूला है 2/3। जब चेंज द वैल्यू, आपने अगर वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दी तो ये आएगा। व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन फॉर द हॉलो स्फीयर इज मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक में ए वाली केस यहाँ पे अज्यूम करिए, तो ठीक है, हम उसके हिसाब से अभी डेरिवेशन डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे चेंज कहाँ पे होने वाला है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू में। हियर इज द के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर फॉर हॉलो स्फीयर? हॉलो स्फीयर के लिए यहाँ पे होगा 2/3 होगा। सो जस्ट चेंज इट, तो चेंज होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे अगर हमने 1 + 2/3 करा तो क्या होगा, 3 + 2 5/3। सो टू गेट कैंसिल दिस 3, यहाँ पे 3 को कैंसिल करने के लिए हम तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे रेशियो है, तो रेशियो मतलब हम रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और एक सिंपल प्रोपोर्शन में रेशियो होता है, तो हम हर एक टर्म को कौन से तो टर्म से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने mv² से डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3s2। यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल, सो यू विल गेट 2s2 5। मैंने अभी आपको बताया था कि 3 + 2 5 आएगा, क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा 3 और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा 2। हाउ विल यू फाइंड देयर परसेंटेज? उसका परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करने के लिए टोटल वैल्यू वी आर फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यू कैन राइट परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम तो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100। यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है 3, तो यहाँ पे आएगा 3। टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना है 5, मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा 100। दिस इज द 20, so 20 multiplied by 3 is the 60%. So finally at the end your answer is in total rolling kinetic energy the contribution of translational kinetic energy 60% and remaining, obviously remaining मतलब कितना होगा 40%. So remaining is the rotational kinetic energy for the case, कौन से केस के लिए? hollow sphere के लिए। hollow sphere इस केस के लिए when you will change दिस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने रिलीज किया था ना, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट द डिफरेंट रिलेशन। सो यू कैन प्रोड्यूस रिलेशन बिटवीन दिस 3 फॉर द डिफरेंट बॉडी। फॉर दैट यू शुड नो देयर फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पता है तो आप ऐसे डिफरेंट डेरिवेशन, डिफरेंट रेशियो डिराइव कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन के इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो कंप्लीट पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट इतना डिटेल में बुक में एक्सप्लेन करके नहीं दिया है। आई हैव एक्सप्लेन दिस इन डिटेल हियर। ओके, तो एक बार ये एक्सप्लेन किया तो फ्रॉम दिस यू कैन फॉर्म द डेरिवेशन फॉर रिमेनिंग पार्ट्स आल्सो, रिमेनिंग बॉडीज आल्सो। सो द लेक्चर इज ओवर। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और दिस चैप्टर इज आल्सो ओवर। सो I have made 17 lectures on chapter rotational dynamics. So chapter is over here. After this, in some of the lectures, I will take the numerical on the rotational dynamics. So lecture is over.